एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग आगे के इडियम एंड फ्रेजेस करने वाले। कल के वीडियो में हमने 70 तक कर लिया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 71 से। ओके, तो देखिए आज का हमारा पहला इडियम है कास्ट पिरल्स बिफोर स्वाइन। ठीक है, बंदर के हाथ में नारियल, या फिर बोलते हैं ना लंगूर के हाथ में अंगूर, इस टाइप से। ठीक है, एक मुहावरा है। आर राइट थिंग इन अ रॉन्ग हैंड। ठीक है, कोई अच्छी चीज़ किसी गलत आदमी के हाथों लग जाना। तो देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। पेरल्स मतलब होता है मोती। ठीक है, सभी को पता होगा पेरल मतलब क्या होता है, मोती होता है। ठीक है, लेकिन स्वाइन मतलब होता है सुअर। ठीक है, ये सबको नहीं पता होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। स्वाइन मतलब होता है सुअर। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि समझिए जो मोती होता है ना, मोती तो बहुत ही कीमती होता है। ठीक है, मोती पेरल जो है पर्ल बहुत महंगा होता है, बहुत ही कीमती होता है। लेकिन अगर वो सुअर के हाथों में लग जाए तो वो क्या करेगा, उसके लिए तो एकदम यूजलेस है ना। तो वो उसे तो कोई खाने का सामान चाहिए। तो अगर कोई मोती किसी सुअर के हाथों लग जाता है, इसका मतलब है कि वो किसी गलत इंसान के हाथों लग गया। ठीक है, मतलब बंदर के हाथ में नारियल वाली वाली कहावत हो जाएगी। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला वर्ड, अगला यहाँ पे ईडियम है हमारा कैसल इन द एयर। इसका मतलब होता है हवा में किला बनाना। ठीक है, या फिर हवाई महल बनाना, मुहावरा होता है ना। जैसे इसका मतलब होता है डे ड्रीम अ होप और डिज़ायर अनलाइकली टू बी जो है रियलाइज। ठीक है, अब देखो कैसल का मतलब ही महल होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे ही याद कर लेंगे कि महल, कैसल मतलब महल और हवा में महल बनाना। ठीक है, एयर मतलब हवा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हवा में महल बनाना। ओके, उसके बाद देखिए अगला है हमारा कैट एंड डॉग्स लाइफ। इसका मतलब होता है कलापूर्ण जीवन जीना, ट्रबल सम लाइफ। ओके, अब देखिए इसको हम लोग कैसे रिलेट करके याद कर लेंगे। जैसे डॉग है वो कैट के लिए बहुत ही खतरनाक है। जैसे डॉग अगर किसी कैट को देखेगा तो वो क्या करेगा, उसे खाने की कोशिश करेगा। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि एक जंगल में जो है एक कैट होती है और एक डॉग होता है। अब कैट क्या करती है, अपने बचाव के लिए दौड़ती रहती है कि मैं बच जाऊं, और डॉग क्या करता है, उसको खाने के लिए उसके पीछे दौड़ता रहता है। ठीक है, तो दोनों दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, और इनके जीवन में इतनी कला हो जाती है, इतना परेशान हो जाते हैं। एक खाने के लिए परेशान है, दूसरा बचने के लिए परेशान है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा अगला ईडियम है यहाँ पे कैच एंड टार्टर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि शत्रु या फिर बहुत बड़ी परेशानी से सामना होना। ठीक है, टू ग्रैपल विद अ अनएक्सपेक्टली। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करें। कैच मतलब होता है कि पकड़ना किसी को। ठीक है, और इसको जो टार्टर है इसको हम लोग ऐसे देखो रिलेट करके याद कर लेंगे। तार, इसमें एक वर्ड आ रहा है, तार तार। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि अगर समझिए कि आपने बिजली का तार पकड़ लिया। ठीक है, कैच मतलब पकड़ना, तार। ठीक है, अगर आपने बिजली का तार पकड़ लिया, इसका मतलब क्या है कि आपके सामने बहुत बड़ी परेशानी जो है खड़ी हो गई, क्योंकि वो तो छोड़ने वाला नहीं है आपको। ठीक है, अगर कोई बचाने के लिए आ जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर तो बच नहीं पाएंगे ना। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, कैच एट तार। ठीक है, अगर आपने तार पकड़ लिया, इसका मतलब बहुत बड़ी समस्या का या फिर परेशानी का सामना आप कर रहे हैं। ओके, उसके बाद देखिए हमारा अगला ईडियम है यहाँ पे कैट्स पॉ। इसका मतलब होता है निजी स्वार्थ के पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। ठीक है, आ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ ड्यूप और टूल। ओके, तो देखिए इसको हम लोग कैसे रिलेट करके याद करें। कैट मीन्स बिल्ली, पॉ मतलब होता है पंजे। ठीक है, तो आप याद करिए कि ऐसे रिलेट करिए कि बिल्ली के पंजे बहुत ही शार्प होते हैं ना, मतलब उससे अगर कुछ चीज़ पे अगर वो पड़ जाते हैं ना तो कट जाती है। ठीक है, तो आप यूज़ करिए कि आप बिल्ली के पंजों, आपके घर में कोई बिल्ली पालतू है। ठीक है, तो आप उसके पंजों का यूज़ कर रहे हैं कुछ भी चीज़ काटने में। ठीक है, कुछ चीज़ है तो नहीं कट रहा है, तो उसको काटने में आप बिल्ली के पंजों का यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी और का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं ऐसे। उसके बाद देखिए अगला है च्यू द कड। ठीक है, इसका मतलब होता है मनन करना, टू पॉन्डर ओवर या मेडिटेट। ठीक है, अच्छा देखिए च्यू मतलब होता है चबाना, एंड कड मतलब होता है कि जुगाली करना। जैसे कि आपने देखा होगा गाय भैंस जो होते हैं ना, पहले खा लेते हैं फटाफट से, उसके बाद वो धीमे धीमे बैठ के जुगाली करते रहते हैं।
ठीक है, खाने को धीरे धीरे से बैठ के चबाया करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद करिए, धीमे धीमे बैठ के वो जुगाली कर रहे हैं, कुछ भी मतलब आराम से शांति से बैठ के ऐसा लग रहा है कुछ ध्यान कर रहे हैं, कुछ मनन कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं और आराम से जुगाली भी कर रहे हैं। ठीक है, खा रहे हैं और जुगाली कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि आप समझिए कि आप कुछ चबा रहे हैं। ठीक है, चबाते चबाते आप किसी चीज़ का कुछ सोच रहे हैं, कुछ मनन कर रहे हैं और चबा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिए। ओके, उसके बाद देखिए चिकन्स हार्टेड, इसका मतलब होता है कायर या फिर लेकिंग करेज या फिर कॉवर्डली। ठीक है, आप देखिए ऐसे याद करिए इसको। जो चिकन होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, हार्ट बहुत ही कमज़ोर होता है। ठीक है, उसको डर ये लगा करता है कि ऐसा ना हो कि कब कोई मुझे पकड़ ले और मार डाले। ठीक है, क्योंकि उसके मन में हमेशा डर रहता है, ऐसा ना हो कोई मुझे पकड़ ले जाए और मुझे मार के काट डाले। ठीक है, और जो है कुछ मेरा मीट वीट बना ले। ठीक है, तो उसका जो चिकन होता है उसका हार्ट बहुत ही कमज़ोर होता है। ठीक है, इसलिए सब चिकन हार्टेड मतलब होता है कायर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है हमारा कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, मनगढ़ंत कहानी या फिर आ कॉन्डक्टेड स्टोरी। ठीक है, आप देखिए इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे कि आप समझिए कुछ बच्चों की आदत होती है ना, अपनी मम्मा से बोलते हैं कि मम्मा ऐसा करो, मुझे एक स्टोरी सुना दो, उसके बाद मैं सोऊंगा। ठीक है, तो उनकी मम्मी उनको बहुत सारी स्टोरी सुना चुकी होती है तो उन्हें कुछ याद नहीं आता, तो कहती हैं चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक जो है मुर्गा होता है, ठीक, और एक बैल होता है, ऐसे कुछ बना के कहानी सुनाने लगती हैं। ठीक है, बाद में बच्चा कहता है कि मम्मा ये जो मुर्गे और बैल की कहानी हमने आज के पहले कभी भी नहीं सुनी है, आप जो है कुछ भी मनगढ़ंत कहानी सुना करके हमें बहला रही हैं, मैं बहलने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टीयर। तो ये तो बहुत ही फेमस मुहावरा है, इसका मतलब होता है दिखावटी आंसू या फिर इसे हम घड़ियाली आंसू भी कहते हैं। मतलब जो सिर्फ दिखाने के लिए आंसू लोग बहाते हैं। ठीक है, तो क्रोकोडाइल टीयर तो सबको याद ही होगा। ठीक है, एंड फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। ओके, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है क्रॉस सॉर्ड। ठीक है, इसका मतलब होता है लड़ना या फिर टू क्वेरल और फाइट। ठीक है, अब देखिए क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस ऐसे करके, और सॉर्ड मतलब होता है तलवार। ठीक है, अब देखिए तलवारें तिरछी कब होती हैं, मतलब इधर से कोई इंसान आपको तलवार मार रहा है तो उसकी तलवार ऐसी जाएगी, जो इधर पर्सन खड़ा होगा वो उसकी तलवार ऐसी जाएगी। ठीक है, रोकने के लिए। तो तलवारें टेढ़ी कब होती हैं, जब किसी से आपका युद्ध होता है, किसी से आपकी लड़ाई होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे। उसके बाद देखिए अगला है क्राई फॉर द मून। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी असंभव वस्तु की कामना करना, टू डिज़ायर द अनटेनेबल। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे याद करेंगे कि एक बच्चा है, ठीक है, वो मून को देखता है और चांद को देखता है और रोने लगता है। ठीक है, क्राई मतलब रोना या फिर चिल्लाना। ठीक है, तो वो बच्चा चांद को देखता है, फिर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, वो मांगने लगता है, कहता है मम्मा मुझे चांद चाहिए। तो उसकी मम्मा कहती है कि असंभव वस्तु की कामना मत करो बेटे ये तुम्हें चांद नहीं मिल सकता है, बहुत दूर है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि चांद को देख करके रोने लगता है, तो उसकी माँ क्या कहती है कि बेटा ये असंभव वस्तु की कामना नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हें नहीं मिल पाएगा, ये बहुत दूर है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला इडियम है क्राई ओवर स्पाइल्ड मिल्क। ठीक है, बैर से पछताना या फिर रिग्रेट इन वेन फॉर वॉट कैन नॉट बी अनडन। ठीक है, अब देखो इसमें क्राई ओवर, ठीक है, यहाँ पे स्पाइल्ड मतलब होता है फैलना, किसी चीज़ का फैलना या फिर उफनना, दूध उफन जाता है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, फैलना। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे रिलेट कर लें कि कोई बच्चा होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, 10-12 साल का बच्चा है, तो वो किचन में जाता है, तो उसकी माँ जो थोड़ा सा बाहर कुछ काम कर रही होती, कहती है कि गैस पे दूध रखा है, ऐसा करो बेटा, देखे रहना, और जब जब दूध उफन जाए तो गैस बंद कर देना। ठीक है, वो बच्चा क्या करता है, वो वहीं पे खड़ा होकर के गैस के पास खड़ा होकर के गेम खेलने लगता है। ठीक है, अब अचानक से दूध उफन जाता है, जब उफन जाता है तो वो रोना शुरू कर देता है, वो रोने लगता है, क्राई करने लगता है। ठीक है, रोने लगता है और बाद में पछताने लगता है कि मैंने 2 मिनट की तो बात थी, मैंने क्यों गेम खेला, काश मैं नहीं खेलता तो दूध नहीं उबलता, अब मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। ठीक है, तो वो क्या करता है, जब दूध उफन जाता है तो रोने लगता है और पछतावा करने लगता है कि मैंने 2 मिनट भी नहीं देखा, मैं 2 मिनट में क्या मुझे मिल गया गेम खेल के। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है कट अ सॉरी फिगर। इसका मतलब होता है अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना या फिर टू गिव अ पुअर शो। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा, कट अ सॉरी फिगर। ठीक है, इसका मतलब होता है अपने प्रयास से तनिक भी, मतलब ऐसा प्रयास मतलब कुछ भी प्रयास ही समझो नहीं करना, अगर करना भी तो किसी पे थोड़ा भी प्रभाव नहीं छोड़ना। ठीक है, सॉरी फिगर।
ठीक है, कट अ सॉरी फिगर, तो इसका मतलब होता है अपने प्रयास से तनिक भी किसी पे कुछ भी प्रभाव नहीं छोड़ना। ओके, आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है हमारा कट बोथ वेज। इसका मतलब होता है दोनों ही पार्टी के पक्ष में, ठीक है, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ साइड, ठीक है। अब देखिए वेज मतलब क्या होता है, वे मतलब होता है रास्ता, तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। समझिए कि दो रास्ता, आपके घर के पास से दो रास्ता जाते हैं, ठीक है, तो आपकी मम्मी कहती ये रास्ता बहुत अच्छा है, ठीक है, इस पे मैं जाऊंगी, और आपके पापा कहते हैं ये रास्ता नहीं, ये रास्ता बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आपको क्या करना, आप मम्मी की भी बात नहीं मान सकते, मतलब उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते, पापा को भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप क्या कहेंगे, ये दोनों ही रास्ता बहुत अच्छे हैं, मतलब दोनों ही, आप दोनों ही पार्टियों का समर्थन कर रहे हैं, मम्मी का भी समर्थन कर रहे हैं, पापा का भी समर्थन कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, कट बोथ वेज आर गुड, ठीक है, आप ऐसे कहेंगे दोनों रास्ता बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आप दोनों पार्टियों का क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि कट नो आइज, ठीक है, इसका मतलब होता है कोई असर नहीं डालना, टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे कि एक कोई नाविक है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे प्रदेश में रहता है। अब क्या होता है, रात में जो वो अपनी नाव होता है नदी के पास खड़ी करता है, तो उसमें क्या होता है, रात मतलब खूब सारा बर्फ़ जम जाता है, शाम के टाइम खूब सारा बर्फ़ जम जाता है। अब वो सुबह क्या होता है, वो रात में ही उठता है, 12 बजे समझ लीजिए वो उठता है, और सारी अपनी बर्फ़ जो उसका नाव होती है सारी जो है उस नाव पे से आइस जितनी बर्फ़ जमी होती है सारी बर्फ़ काटने लगता है, कट नो आइस, ठीक है, सारी बर्फ़ काट डालता है। उसके बाद क्या करता है, फिर सो जाता है, फिर लेट जाता है, और जैसे वो सुबह उठता है 9-10 बजे फिर से अपनी नाव ले जाने के लिए उठता है, तो देखता है उसके ऊपर फिर से सारी बर्फ़ जम गई होती। तो कहता है कि मेरी जितनी मैंने मेहनत करी इसका कोई असर नहीं पड़ा हमारी मेहनत का, और इस पर जितनी हमने बर्फ़ हटाई थी वो सारी फिर से पड़ गई है, ठीक है। तो कट नो आइस, उसकी बर्फ़ हटाने का कोई भी नतीजा नहीं निकला, ठीक है, कोई असर नहीं पड़ा। इसको ऐसे रिलेट करके हम लोग याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला है हमारा कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, ठीक है, इसका मतलब होता है कि अपनी आय के अनुसार व्यय करना, ठीक है, जितनी, इसका मतलब हिंदी में एक मुहावरा होता है ना, उतना पैर फैलाइए जितनी चादर हो, ठीक है, इस टाइप से होता है, टू लिव विद इन वंस मीन्स, ठीक है। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे याद करें, कट वंस कोट, तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, यहाँ पे कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, ठीक है। तो अब देखिए कि समझ लीजिए कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे थान के कपड़े मिलते हैं ना, जो बड़े बड़े से कपड़े होते हैं, तो आपको उसमें से कुछ कपड़ा निकालना है अपने वहाँ, उसमें से कुछ कपड़े निकलवाने अपने लिए, कुछ कटवाना है, ठीक है, थोड़ा सा कपड़ा कुछ आपको सिलवाना है, आपको शर्ट या कोट बनवाना है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो है उसमें हर रेंज के कपड़े होते हैं ना, कुछ सस्ते होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। तो आप आपके जितना आपका बजट होगा ना, आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपना कोट का कपड़ा कट करवाएंगे, ठीक है, मतलब अपनी आय के अकॉर्डिंग जो है क्या करेंगे, उस कोट का कपड़ा कट करवाएंगे, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला है कि डांस टू वंस टून, इसका मतलब होता है हुक्म का पालन करना। अब देखो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे, डांस टू वंस टून मतलब किसी और के टून पे, किसी और के धुन पे आप नाच रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, आप हुक्म का पालन कर रहे हैं या फिर किसी और के इशारों पे नाच रहे हैं। ओबिंग वंस ऑर्डर, ठीक है, हिंदी में एक मुहावरा है ना कि दूसरे के इशारों पे नाचना, तो यही वाला मुहावरा है, ओके। उसके बाद है डार्क हॉर्स, इसका मतलब होता है जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, ठीक है, वन हु विन्स एक्सपेक्टली, ठीक है, एक्सपेक्टली। तो यहाँ पे डार्क हॉर्स, आप इसको ऐसे याद कर लेंगे, डार्क हॉर्स मतलब जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है हमारा डेड लेटर। तो डेड लेटर का मतलब होता है कानून जो कभी लागू था लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गर इन्फोर्स्ड, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे कि एक लेटर है, ठीक है, किसी ने एक लेटर लिखा जिसमें कुछ नियम लिखे कि हाँ हमारे कानून में, समझ लीजिए गवर्नमेंट लेटर है, ठीक है, तो उसमें कुछ लेटर में लिखे गए, कुछ रूल लिखे गए कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा हमारे कानून में किया जाएगा, ठीक है। अब कुछ दिन लोग इसको फॉलो करते हैं, बाद में लोग भूल जाते हैं कि हाँ ऐसा भी कोई नियम था, लोग फॉलो नहीं करते, उस लेटर को कोई फॉलो नहीं करता। तो जो है जो कुछ नेता होते हैं कहते हैं वो वाला लेटर तो ऐसा लग रहा है, वो वाले कानून तो ऐसा लग रहा है डेड हो गए हैं, ठीक है। अब कोई भी उनका पालन नहीं करता, लेकिन कभी पालन हुआ करता था, अभी नहीं हो रहा, ठीक है। तो डेड लेटर मतलब वो वाला जो लेटर है, उस वाले लेटर पे जितने भी नियम लिखे थे वो सारे क्या हो गए, डेड हो गए, ठीक है। मतलब कानून जो पहले लागू था लेकिन अभी जो है नहीं लागू है, ओके। उसके बाद देखिए अगला है हमारा
डोमेसल शॉट, ठीक है, इसका मतलब होता है सिर पर खतरा मंडराना, ठीक है। इस यहाँ पे है कंस्टेंट और थ्रेड, ठीक है। तो अब शॉर्ट का मतलब होता है तलवार, ठीक है। तो आप ऐसे याद करिए, जैसे कि आप समझिए कि एक मुहावरा होता है ना, सर पर तलवार लटकी है, ठीक है, वही वाला मुहावरा है। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, शॉर्ट मतलब होता है तलवार, ठीक है। तो समझ लीजिए कोई जो है डोमसेल है, आप ऐसे समझिए कि डोमसेल नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। कोई डोमसेल है जिसके सर पे तलवार लटकी है, मतलब उसके सिर पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है, ठीक है, डोमसेल। वैसा डैम का मतलब होता है, ये जो है मनुष्य का, ये एक रूट वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है मनुष्य, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है यहाँ पे डाई जो है डॉग्स डेथ, ठीक है, लज्जाजनक मौत, ठीक है। टू डाई अ सेमफुल डेथ। अब देखिए यहाँ पे डाई मतलब होता है मरना, ठीक है। डॉग्स डेथ मतलब लोग बोलते हैं ना कुत्ते की मौत मरना, ठीक है। तो डाई मतलब होता है मौत और डॉग्स डेथ मतलब कुत्ते की मौत मरना। कुत्ते की मौत मरना मतलब लज्जाजनक मौत, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला है डाई इन हार्नेस, ठीक है, इसका मतलब होता है अपने क्रियाविधि के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो जाना। डाई वाइल इन सर्विस, ठीक है। तो देखो हार्नेस मतलब होता है या तो फिर जोतना, जैसे कि खेत में जोते जाते हैं ना, या तो फिर जोतना होता है, या फिर इसका एक और मीनिंग होता है कि उसका मतलब होता है काम करना, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि कोई किसान है, ठीक है, वो अपने खेत में जाता है, खेत जो है जोत रहा होता है, ठीक है। खेत जोतते जोतते उसी काम के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाएगा कि वो अपने कार्य विधि के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, ठीक है। मतलब अपने काम करते करते ही उसकी जो मृत्यु आ गई, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला है हमारा डॉग इन द मैनेजर, इसका मतलब होता है जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता है जो उसके किसी काम का नहीं, ठीक है। अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉय व्हाट ही कैन नॉट, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे याद करेंगे, समझ लीजिए कि कोई कपड़े का मॉल है, ठीक है, कहीं कोई मॉल है। तो अगर आपके घर में डॉग है ना, तो आपने डॉग को क्या कर दिया, आप डॉग को बहुत मानते हैं, ठीक है। आपने डॉग को कहाँ उस मॉल का मैनेजर बना दिया, ठीक है। मैनेजर मतलब ऐसे ही बना दिया कि डॉग क्या करेगा, देखभाल करेगा कि यहाँ से कोई कपड़े लेके ना भागे, ठीक है। तो डॉग को क्या किया आपने, मैनेजर बना दिया वो शॉपिंग मॉल का, ठीक है। अब क्या होता है, अब एक लेडी आती है, वो कुछ कपड़े खरीदती है, वो खरीद करके जा रही होती है, ठीक है। लेकिन डॉग ऐसा भड़क जाता है, उसको लगता है कि ये लेडी ऐसे कपड़े उठा के ले जा रही, तो वो क्या करता है, वो कपड़े उनसे छीनने के चक्कर में सारे कपड़े फाड़ देता है, मतलब उनको भी नहीं उसका सुख भोगने देता, खुद तो डॉग के तो किसी काम के ही नहीं है, तो वो क्या करता है, वो डॉग सारे कपड़े फाड़ देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला है डोंकीज ईयर, इसका मतलब होता है काफ़ी समय बाद, अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से याद करेंगे डोंकी ईयर, मतलब जो गधा होता है उसको देखो कभी भी कोई भी जो है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अगर डोंकी का ईयर कभी भी आएगा, कोई गधे पे ट्रस्ट भी करेगा तो काफ़ी समय बाद भले समय आ जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी गधे पे क्या करता है, विश्वास नहीं करता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे, डोंकीज ईयर मतलब काफ़ी समय बाद। उसके बाद देखिए अगला है यहाँ पे ड्रॉ अ लाइन, मतलब मर्यादा तय करना, सेट अ लिमिट। तो देखिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, ड्रॉ अ लाइन, ठीक है। अब इसको ऐसे याद करिए कि एक घर होता है, उसमें एक माँ होती है और एक उनकी बेटी होती है, ठीक है। अब बेटी को अपने हिसाब से ज़िंदगी जीनी होती है, वो कहती नहीं माँ मैं ये करूँगी वो करूँगी, ठीक है। वो अपनी मम्मी की कभी कोई बात नहीं मानती, ठीक है। तो उसकी माँ कहती है ठीक है आज तुम ऐसा करो, एक ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करो, अब बता दो कि तुम्हारी मर्यादा क्या है, तुम कहाँ तक लिमिट में रह सकती हो, ठीक है। अपनी लिमिट बता दो, ठीक है, उसके बाद से जो मैं तुम्हारे मामले में इंटरफेयर नहीं करूँगी, ठीक है। माँ अपने बेटे से कहती है कि तुम आज बता दो, तुम्हारी मर्यादा बता दो कि तुम यहाँ तक, ये तुम्हारी लिमिट है, इसके बाद मैं लिमिट क्रॉस नहीं करूँगी, ठीक है। तो इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे डक इन अ थंडर स्टॉर्म, ठीक है। स्टॉर्म मतलब होता है कि तूफान, थंडर मतलब होता है बिजली की जो चमक होती है ना, गड़गड़ाहट होती है वो, इसका मतलब है व्यथा में या फिर इन अ पेन फुल कंडीशन, ठीक है। आप समझ लीजिए कि आपके घर में एक डक थी जिसको आपने पाल कर रखा था, ठीक है। अब जब पाला है तो वो जो है हर चीज़ से मतलब आपके घर में रहती है तो सेफ रहती है। एक दिन वो बाहर चली जाती है गलती से और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है और बहुत ज़्यादा बिजली की गड़गड़ाहट होने लगती है, ठीक है। तो जो डक हो जाती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, कहती है कि जो है वो बहुत उस समय बहुत ज़्यादा फील कर रही होती है कि बहुत
पेनफुल कंडीशन में, ठीक है। जो डक होती है उस समय फील कर रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में, ठीक है, व्यथा में। तो इसको हम ऐसे याद कर लेंगे, डक इन द थंडर स्टॉर्म मतलब होता है व्यथा में या फिर इन आ पेनफुल कंडीशन। ओके, जो हिंदी नहीं समझ में आया करे ना उसको आप इंग्लिश में देख लिया करिए तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे ईगल आइज। इसका मतलब होता है तेज नज़र वाला या फिर विद कीन आई साइट, ठीक है। आप देखिए ये तो सबको पता होगा ना कि ईगल की जो आइज़ होती है बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा उसका विज़न बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। आप देखिए ईगल कितना ऊंचा उड़ता है, कितना दूर उड़ता है, लेकिन वहाँ से ना वो सब छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत आराम से देख लेता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, ईगल आई मतलब तेज नज़र वाला। उसके बाद देखिए अगला है ईट हम्बल पाई। इसका मतलब होता है शर्मिंदगी झेलना, ठीक है, टू अपोलॉजीज। अब इसको देखिए ऐसे याद करिए कि अब देखिए इसको आप ऐसे याद करिए कि समझ लीजिए कि कोई बहुत ही ज़्यादा हम्बल पर्सन है, ठीक है। कोई हम्बल पर्सन है, उसने क्या किया, उसने एक एप्पल पाई बनाई है, ठीक है। तो उसने क्या करी, एक एप्पल पाई बनाई है, ठीक है। एप्पल पाई एक डिश होती है ना, आप ऐसे याद करिए एक हम्बल पर्सन है, उसने क्या की, एप्पल पाई बनाई, ठीक है। आपने क्या किया, आपने उसकी सारी एप्पल पाई खा ली है, ठीक है। अब सारी एप्पल पाई खा ली है आपने, उसको ज़रा सा भी नहीं दिया है, ठीक है। तो बाद में वो आके आपको बहुत ज़्यादा सुनाता है सबके सामने, मतलब वो सुनाने लगता है कि हाँ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने मेरी एप्पल पाई क्यों खा ली। तो आपको जो क्या होगा, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है कि इसने बताओ सबके बीच में मेरी बेइज्जती कर दी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि हमारा अगला वर्ड है कि ईट वंस वर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है अपने शब्द वापस लेना, टू टेक आ स्टेटमेंट बैक, ठीक है। तो देखिए इसमें है कि वर्ड से वर्ड मतलब होता है शब्द, ठीक है। वंस अपने, और ईट मतलब हो जाएगा खाना, ठीक है। तो अपने शब्द कोई कहेगा कि आपने जो बोला ना, अगर आपने किसी को कुछ गलत सलत बोल दिया तो क्या कहेगा कि आपने जो भी बोला अपने शब्दों को वापस लो, मतलब अपने शब्दों को तुम खा लो, ठीक है, फिर से वापस लो और मतलब कहो कि हाँ मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, ईट वंस वर्ड, ठीक है। अपने शब्दों को वापस ले लो या तो फिर अपने शब्दों को खा लो, ठीक है। इससे रिलेट करके याद करेंगे ना तो आराम से याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला है एल्बो रूम। इसका मतलब होता है काम करने की स्वतंत्रता, ठीक है, सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन, ठीक है। अब देखिए समझ लीजिए कोई आपका एक रूम है, ठीक है। आपकी मम्मी ने आज आपको पर्सनल रूम दे दिया कि बेटा ये तुम्हारा रूम है, ठीक है। अब इसमें क्या करें, आप एल्बो आप इधर करिए उधर करिए, आप डांस करिए, कुछ भी करिए, तो इससे जो है आपको अपने रूम में, अपने एल्बो रूम में काम करने की पूरी स्वतंत्रता है, आपको उसमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, एल्बो रूम मतलब काम करने की पूरी स्वतंत्रता। तो आई होप आप लोगों को आज के 30 वर्ड्स बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से याद हो गए होंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आगे के जो 30 वर्ड्स होंगे उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।